फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। ऐसी फूलों जैसी बातें सुनने के लिए कीप वॉचिंग स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग इट रिपीटेडली. स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं इमरान अब्बास. आप सब जानते हैं कितनी चाहत थी कि आप उनसे मिलें, मेरे शो पे आएँ और हम उनसे बहुत सारी बातें करें. मैं भी यही चाहती थी कि वो आएँ और हम उनसे पूछें कि आजकल क्या वो गाना गा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर भी अपना फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो फिर आज आ गए. आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि वो आ गए हैं. I am so happy you're here finally. What have you been up to? कहाँ घूमते रहे हो? पता नहीं कहाँ घूमता रहा हूँ और बस ये सोचता रहा था कि कब मौका मिलेगा और कब मैं आपको कहूँगा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ. मैं तो कब से चाह रही थी कि हाँ, कुछ हो जाता था कि जब आप कर रही होती तो मुल्क से मैं बाहर होता था, फिर आपकी टीम ही कॉल आती थी और हर दफ़ा वो सीज़न मिस हो जाता था. बट दिस टाइम फॉर्चुनेटली आई वाज इन इस्लामाबाद व्हेन यू कॉल्ड एंड आई स्पेशली came I'm so happy you're here. क्या कर रहे हो आजकल? समीना बहुत कुछ. एक तो मैं आपको समीना कहता हूँ. बिल्कुल कह सकते. और मैं हमेशा आपको समीना ही कहता हूँ क्योंकि आप हमेशा आपको मैं अपना दोस्त ज़्यादा समझता हूँ. आपको याद होगा कि हमारी एसोसिएशन बहुत आई थिंक हमने बहुत प्यारा सा एक सीरियल किया था. हमने 2 सीरियल साथ किए थे. एक हमने स्कॉटलैंड में किया था और एक हमने कोई लम्हा गुलाब हो किया था जिसमें मैं आपका बेटा था. वो मेरे बिल्कुल इनिशियल प्लेस में था. और एक और हमने बहुत तारीखी सीरियल किया था जो कि इसमें हमने कोई स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं की थी. बट दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीरियल्स. मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान. उसमें भी मैं था लेकिन हम एक फ्रेम में नहीं आ सके. नहीं एक फ्रेम में नहीं थे. वो सेकंड जनरेशन थी ना. जी है ना. जी. तो मैं बस बहुत कुछ कर रहा हूँ समीना. मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ. आई एम नाउ स्टार्टिंग माय ओन प्रोडक्शंस एंड आई एम थिंकिंग टू स्विच फ्रॉम acting to some other arenas. Some other arena क्या हो सकते हैं एक्टर के? It can be many. It can be direction, it can be production, singing, and and writing. I've been writing since I was very young. बस मैं छुप के हमेशा से लिखता रहा हूँ. लिखता तो बहुत था. और किस उम्र से लिखना शुरू किया था? बहुत छोटा. मुझे याद है क्योंकि मैं हॉस्टल में बहुत रहा हूँ और मैं घर से बहुत दूर रहा हूँ. तो मैं अपने आप से भी अब मुझे वो मिलती हैं कुछ राइटिंग्स मेरी तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि मैं इतना अच्छा लिखता था. और मम्मी को ख़त लिखता था जो मैंने नहीं बहुत सारे भेजे थे. और अभी थोड़े दिनों पहले मेरी माँ ने मुझे वो सारे ख़त दिखाए जो मैं उनको भेजता था और वो मैं समझता था कि वो बस गायब कहीं चले जाती होंगी और उन्होंने सारे वो संभाल के रखे हुए थे कि मम्मी मुझे सर्दी बहुत लग रही है और मुझे ठंड बहुत लगती है. मुझे सर्दी हमेशा से बहुत लगती थी. और आज मैंने मेस में ये खाया और पता नहीं क्या क्या उसमें उल्टी सीधी बातें होती थी. और वो अब इतनी सेंस भी नहीं बना रही थी और साथ साथ बना भी रही थी. वो पूरी आपकी पर्सनालिटी बता देती हैं आपकी राइटिंग्स, आपकी लिखाई. कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 थे. अभी 2 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई है तो हम 5 रह गए. बट शी इज़ always around me, always she surrounds me every moment. तो मुझे उनकी प्रेजेंस लगता है कि आसपास ही है. बट हाँ, फिज़िकली अब हम 5 रह गए 6 से. और माशाल्लाह मम्मी पापा हयात हैं. What happened? कैंसर, ल्यूमायोसार्कोमा, one of the most. सबसे बड़ी थी वो? मुझसे उनका काफ़ी उम्र का फ़र्क था क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो मुझसे 17 साल बड़े. अच्छा. तो मैं बहुत बीच में मुझसे जो बिल्कुल इमीडिएट जो बड़े भाई हैं उनके मेरे बीच में भी बहुत फ़र्क है एज का, 8-10 साल का. तो मेरी बहन मुझसे काफ़ी बड़ी थी लेकिन शी वाज टू यंग टू डाई. एंड यू वर वेरी क्लोज टू हर? आई वाज वेरी क्लोज. हमारी पूरी फैमिली में बहन भाइयों से हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेरी बड़ी बहनों ने भाई ने मुझे बिल्कुल माँ बाप की तरह पाला है. मैं अपनी बहन के पास सोता था. मेरी बहनों में आपस में लड़ाई होती थी कि किसके पास ये सोएगा क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड और इस तरह का बड़ी अरसे बाद पैदा होने वाला बच्चा था और बहुत करीब था अपनी बहन से.
और सबसे बड़ी जो मेरी बहन है, इनसे भी एक बड़ी हैं जो कि अमेरिका में होती हैं, उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। पेंटिंग, पोइट्री, म्यूज़िक का सेंस, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों की वक़्त और उसकी अहमियत, बहुत कुछ। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने। और पैदा कहाँ हुए थे? इस्लामाबाद। अब्बू क्या करते थे? पापा मेरे सरकारी मुलाजिम थे, सिविल सर्वेंट हैं। अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अच्छा। CDA में थे, सिविल इंजीनियर। और हमने पूरा बचपन जो था अपना, ज़्यादातर बचपन जो था वो एक सरकारी मकान में गुजारा। छोटा सा घर था। तो पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन हमारे पापा उन लोगों में से हैं जो कि अपने हक़ के लिए भी, जब एक वक्त उनको महसूस होता है कि शायद आपको कुछ देना पड़े, और सरकारी इदारों में बहुत कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं कभी भी रिश्वत या कोई चीज़ इस तरह क्रॉस करके कुछ नहीं चाहूँगा। तो हमने बहुत अच्छा बुरा हर तरह का वक्त देखा। सबसे छोटा था तो मैंने अपने पेरेंट्स का वो वाला टाइम भी देखा जब माली हालात ख़राब हो गए थे बीच में कुछ। तो बहुत सारी आपको उस वक्त ख्याल होता है कि, और इसीलिए मुझे अब मैं कुछ अचीव करता हूँ तो उसकी अहमियत का एहसास ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि वो जो सारा वक्त था वो उसने मुझे बहुत पॉलिश किया और मुझे स्ट्रगल करनी सिखाई। मैं बहुत छोटा सा था जब मैं रेडियो पे शो करने चला जाता था। अपने स्कूल से वापसी पे मुझे बच्चों का शो होस्ट करने का मुझे मौका मिला, तो मुझे लगता था कि चलो थोड़ा बहुत एक पॉकेट मनी आ रही है। फिर रेडियो से उसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग आप पाकिस्तान का जो है रेडियो हमारा, बड़ा रेडियो से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है आपकी वॉइस की, और आपको बड़े अच्छे आपको पढ़े लिखे लोग मिलते थे। उस वक्त माहौल ही कुछ और था। वो खैर इतनी पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों से मेरा रब्ता हुआ। और मुझे हमेशा से, मैं बहुत बोल रहा हूँ नहीं, अच्छा, मुझे हमेशा से अपने से बड़े लोगों में बैठने का बहुत शौक होता था। हमारे घर में माहौल कुछ इस तरह का था कि परवीन शाकिर बड़ों से ही है। जी, मुझे कभी भी समझना नहीं, मुझे याद पड़ता है कि अपनी उम्र के अपनी एज ग्रुप के लोगों में, बच्चों में खेला कूदा। हमारे घर में बचपन से ही परवीन शाकिर, अहमद फराज साहब, इन लोगों का आना जाना था। मेरे वालिद, मेरी बहन शायरा थी, तो जोश मलिया आबादी साहब की फैमिली में हमारा बड़ा इंटरेक्शन था। ये सारे लोग हमारे, तो मुझे उस वक्त से मैं पापा के साथ मुशायरे में चला जाता था, और मुझे कभी मैं बोर नहीं होता था, कभी मैं यूँ नहीं कर रहा होता था कि बड़ों का मुशायरा और सकील शायरी और उसमें मुश्किल अल्फाज और उर्दू। और क्या उम्र थी? I was very young, I was probably in class 1 or 2। उस वक्त से मुझे ये मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई कि मुझे बड़ों में बैठ के, और इसीलिए मैंने कभी भी उन लोगों को लुकअप नहीं किया जिनके पास पैसे ज़्यादा हों या जिनके पास कोई जो माली तौर पे मुस्तहकम हों। मुझे हमेशा से लोग अच्छे लगते थे। जो मैं अशफाक अहमद साहब का शो देखता, ज़ाविया देखता था। मैं अभी भी मैं नए ड्रामे नहीं देख पाता, मैं पुराने एक मोहब्बत सौ अफसाने और वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ क्योंकि पुरानी रूह है पुरानी, तुम्हारी। पुरानी इतनी पुरानी कि मुझे बाज़ दफ़ा वो मैं पापा को गाने बता रहा होता हूँ कि पापा ये KL सहगल का और ये पंकज मलिक का। पापा कहते हैं अच्छा ये तो हमने भी नहीं सुना। तो अमीर भाई कर्नाटकी के गाने और गीता दत्त और ये सारे लोग मैं इनको सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। तो खेल नहीं खेले? क्रिकेट और फुटबॉल कभी गरम और फुटबॉल, शरारतें, रनिंग बहुत करता था, स्विमिंग करता था, साइकिलिंग। इस्लामाबाद में भी बहुत ऐसा माहौल है कि साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद थी। और पहाड़ों पे जो होता है ना, आप बैग लेके चले जाते हैं, अपनी कुछ पानी की बोतलें 2-3 डाल के और सब कुछ। तो मैं ट्रैकिंग वो मुझे इस तरह की शौक थे। लेकिन एज सच मैं कभी किसी टीम का हिस्सा नहीं बना, और कभी स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा से, मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता था, स्केचिंग मेरी बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक का हमेशा से शौक़ था, बचपन से सीखा। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जाता था, वहाँ क्लासिकल म्यूज़िक सीखता था। तो मेरी कुछ ट्रेनिंग थोड़ी ऑफ थी। और सबसे अच्छी बात है कि छोटा होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका नहीं। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। मगर बोर्डिंग स्कूल में कैसे चले गए? क्योंकि what I can see is it's a very close knit family. Yeah, and it was, और सबसे it was छोटा quite a task for me. It was such a difficult task मगर for me क्यों? to leave home, to leave my parents. मैं बहुत homesick होता था। लेकिन मुझे हमेशा से कुछ अपने आप को चैलेंज करने का शौक़ था, और मुझे हमेशा से वो करने का शौक़ था जो मुझे सब कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो शायद मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, या शायद लोगों को। तुमने कहा पेरेंट्स को कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो? जी। नो। और मम्मी, ये सारा प्रोसेस, मैं मम्मी कराची गई हुई थी और मैंने ये सारा प्रोसेस और कितने क्या उम्र थी? 16. I was very young. I was the youngest in the
होल कैडेट कॉलेज एंड बस वहाँ से लेकिन बहुत होम सिक हुआ, रोता था, वहाँ मम्मी को एक ख़त लिखता था और मेरा पहला ख़त जो लिखा वो उसमें पहली लाइन थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है मम्मी। और मैंने एक दिन परवीन शाकिर की कोई नज़म पढ़ी, उसकी भी पहली लाइन ये थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है मम्मा। जो एक उसने अपनी परवीन शाकिर ने माँ के लिए लिखी है। तो समहाउ मुझे परवीन शाकिर बहुत ज़्यादा पसंद थी हमेशा से, क्योंकि मेरे घर भी आती थी और मैं उनको देखा करीब से, और उनके मरने का दुख मुझे अब कम नहीं होता। पता नहीं कुछ लोग होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता कि आपका रिश्ता है इनसे। मैं लेकिन उनकी शायरी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, और मैं जब वो लाइन मैंने पढ़ी तो मैंने कहा अरे ये तो सोचती भी मेरी तरह से थी कुछ। बट देयर आर फ्यू पीपल इन शायद ये मेरी कम इल्मी कह लें कि मुझे पता नहीं था कि एनसीए जैसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में कोई है। और जब मैं वहाँ चला गया अपने बोर्डिंग स्कूल जहाँ कैडेट कॉलेज में, वहाँ मुझे कुछ लोग मिले, मेरे दोस्त मिले, उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था? लाइफ चेंजिंग मोमेंट वाज डेफिनेटली क्योंकि पढ़ाई या व्हेन आई लेफ्ट होम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वाज 180 डिग्रीज का मेरे लिए वो था। मैं बहुत डरावा सहमावा, ऑल्दो मैं जो आप मेरे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स की वजह से, सिंगिंग कॉन्टेस्ट की वजह से मुझे मैं निकलता था, मैं एक्सपोज था लोगों के सामने, मुझे कैमरा शायद नहीं था, स्टेज शायद नहीं था, लेकिन मैं कभी घर छोड़ के नहीं निकला था। और जब पहली दफ़ा इतना बड़ा मेरे लिए ये सब कुछ हुआ तो मैं हिल गया बिल्कुल। फिर मुझे पता चला कि हाँ, ज़िंदगी अब निकलने का ही नाम है, अब छोड़ना पड़ेगा घर। और मैं बहुत छोटा सा था तब से मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। जब वापस मैं वहाँ से वापस आया, मैंने छोड़ दिया बीच में, फिर वो 2 साल तकरीबन रह के, फिर एनसीए का टाइम शुरू हो गया, फिर 5 साल। तो एनसीए कैसे डिसाइड किया? अच्छा, मुझे बहुत बाद में पता चला क्योंकि एक इंजीनियर एग्जैक्टली पोल्स अपार्ट वो एक अलग सी जिंदगी। हाँ। लेकिन मुझे शायद ये मेरी कम इल्मी कह लें कि मुझे पता नहीं था कि एनसीए जैसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में कोई है। और जब मैं वहाँ चला गया अपने बोर्डिंग स्कूल जहाँ कैडेट कॉलेज में, वहाँ मुझे कुछ लोग मिले, मेरे दोस्त मिले, उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं स्केचेस करता था, मैं अभी भी आपका बैठे बैठे स्केच बना दूं, शायद आपको मैंने बनाया भी था, नहीं आ रहा मुझे। नहीं, अब चाहिए मुझे, अब चाहिए। हाँ। तो मैं बहुत अच्छी स्केचिंग करता था, बल्कि मैं शुरू में तो इससे पैसे भी कमाता था। मैं स्केचेस बना के एम्बेसीज़ में और वहाँ के काउंसलर जो जनरल थे उन लोगों को मैं बेचता था, तो थोड़े बहुत वहाँ से भी अर्निंग हो जाती थी। तो वो चीज़ मैंने कहा बनाया, तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी बहन एनसीए में पढ़ती है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और वहाँ ये सब कुछ होता है। मैंने कहा अरे ये तो गलत हो गया, मैं कहाँ आ गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मुझे वो करना है जो मेरे दिल की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं यहाँ रहते रहते मैं यहाँ के लिए बना नहीं हूँ। मैं एक रूटीन लाइफ नहीं गुजार सकता, और ज़िंदगी बड़ी जल्दी मुझे एहसास हो गया कि आपको दिल की मर्ज़ी करनी चाहिए, यू शुड फॉलो योर हार्ट। तो बस फिर मैंने कहा कि पहले कौन स्टेयर कर रहा था? क्या अब्बू चला रहे थे ज़िंदगी, कोई अम्मी? नहीं, ऐसा कोई बड़े बहन भाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं चला रहा, नहीं कोई नहीं चला रहा था। लेकिन ये सब कुछ जब मेरा मतलब सबने इतनी ज़्यादा दे दी थी आज़ादी कि इधर जब मैं कैडेट मैं चला गया था, तो उस वक्त मुझे मम्मी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी मेरे इस कदम से, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ बच्चा थोड़ा सा ट्रेन होकर निकल जाएगा, और ये अच्छी बात होती है कि आपको थोड़ी सी इस तरह की ट्रेनिंग मिले, ज़रा टफनेस और ये सारी की सारी, और ये आपकी ज़िंदगी में रैगिंग थोड़ी सी आपको मिलनी चाहिए। तो मेरे आर्मी में मेरे फैमिली में और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये लाइफ बड़ी अच्छी होती है जहाँ से आप कैडेट कॉलेज से और आपको इस तरह के थोड़े से डंडे शंडे मिले। तो वो जब मैं लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, नहीं हो सकता। मैंने वो टफनेस वाला टाइम देख लिया, जूनियर मोस्ट अपनी गुजार ली, लेकिन मैं उस जगह से एसोसिएट नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। ना वहाँ की मुझे सोच पसंद थी, ना वहाँ की ज़िंदगी पसंद थी। Because you were creative। ये भी तो ना कि जो शख्स गाना भी गा रहा है, पोइट्री भी लिख रहा है, पोएट्स को पढ़ भी रहा है, तो मैंने अभी भी मतलब मैं कभी भी मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कोई ज़िंदगी में पछतावा नहीं है। I want to know as a little baby, जब आप छोटे थे उस वक्त कैसे ख्वाब देखते थे, क्या सोचते थे कि क्या बनोगे? उड़ता हुआ देखता था। मैंने हमेशा अपने आप को उड़ता हुआ देखा है, पानी के ऊपर या बस मैं मतलब चल रहा हूँ। हाँ। और चलते चलते मेरे कदम हवा से ज़मीन से उठ गए, और ये मेरी हमेशा से एक फैंटेसी रही है। अब फैंटेसी नहीं, क्या कहेंगे इसको, मेरा ख्वाब में मैंने हमेशा अपने आप को उड़ता हुआ देखा है। और मैं उस वक्त भी मुझे यकीन हो रहा होता है कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं उड़ सकता हूँ। मेरे पर नहीं है, लेकिन मैं
ज़मीन से पाँव उठा के मैं बहुत ऊपर डू तक यू जा सकता अंडरस्टैंड कि ये क्या ख्वाहिश थी, कि ये जो उड़ने की ख्वाहिश है, ये पता था कि स्टार बन जाओगे? हूँ। नहीं समीना, मैं ना बनना चाहता था स्टार, हैं? और सीरियसली, और ना मैं अपने आप को इस जगह से कनेक्ट, मुझे लगता है अभी भी मैं एक एलियन हूँ। अब वो वक्त आ गया है कि मैंने, शुरू में तो मुझे ज़रूरत भी महसूस होती थी, लेकिन अब मैंने अपने आप को और लोगों से डिसएसोसिएट करना शुरू कर दिया। मैं अवार्ड्स पे नहीं जाता हूँ, मैं इवेंट्स में नहीं जाता हूँ, आपको मैं पेज 3 पे नज़र नहीं आऊँगा, पार्टीज़ में कुछ भी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी इतनी कलील, इतनी लिमिटेड, इतनी काउंटेड है मोमेंट्स हमारे, कि आपको किसी एक सेकंड में भी किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे जगह पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए जो आपको कोई फ़ायदा ना दे रही हो। फ़ायदा से मतलब कोई आपके फ़िज़िकल बेनिफिट्स नहीं, या वो आपको स्पिरिचुअली आपको खुशी ना दे रही हो, या वो आपको माली फ़ायदा, मतलब देखिए, अब आपको अवार्ड्स में जाके या किसी इवेंट पे जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आपने अपना आप दिखा दिया, मनवा लिया। अब इन लोगों के साथ आप जब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मेंटल लेवल कुछ मैं वहाँ हूँ, मैं शायद प्रॉब्ली बहुत कम हूँ और वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इनसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं अपना ज़िंदगी का जो थोड़ा बहुत वक्त रह So गया है, where do you belong? I don't know। आर्किटेक्चर पढ़ा NCA में, वो भी नहीं किया। जिंदगी नहीं, आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया, Practice मैं किया? अभी भी अपना, हाँ, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, और मैं अभी भी, मुझे तो आर्किटेक्चर क्यों, पेंटिंग क्यों नहीं की? आर्किटेक्चर मुझे आर्किटेक्चर इट इज सो इंट्रिगिंग टू नो। आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्चर itself इज अ फ्रोजन म्यूजिक। उसके अंदर वही रिदम, वही सारे के सारे जो म्यूजिक के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको फ्रोजन फॉर्म में नजर आते हैं। आर्किटेक्चर शायरी भी है, आर्किटेक्चर खूबसूरती है, आर्किटेक्चर आर्ट है, आर्किटेक्चर म्यूजिक है। तो ये कब पता चला ये सारा कुछ? When I started studying architecture, I came to know about it more. Okay. But yes, I had an idea that I am dabbling into क्योंकि something. मुझे जैसे लग रहा है, what I can understand of you, कि there are lots of forces pushing you and pulling you, Tug of war तो हमेशा से है ना? चलता रहा। I want to know, आज जहाँ खड़े हो, क्या ऐसा ही है? अभी भी चीजें खींच रही हैं और हाँ, और धकेल रही हैं? बहुत बहुत टग ऑफ वॉर में तो रहता हूँ। वो दिल जिसे चाहे उसे अक्ल नहीं चाहती है। क्या है, खाना जंगी है बहुत, ज़हनों क्यों है ऐसा? कल्ब में अब के। कभी सोचा ऐसा क्यों है? ऐसा होता है, मेरा ख्याल है हर क्रिएटिव आदमी की ज़िंदगी में सब कुछ होता है। जहन और दिल आपका हमेशा आपको एक दूसरे के, वो तो क्या करना चाहते हो? बहना चाहता हूँ, बहाव में बहना चाहता हूँ। मैं अपने अंदर से इन चीज़ों के आगे रुकावट नहीं बनना चाहता, और एक छलनी की तरह अपने अंदर से गुजार देना चाहता हूँ। मैं वो वाली मछली नहीं हूँ जो पानी की मुखालिफ उसमें बह के अपने आप को प्रूव करती है। मुझे सबको महसूस करके अपने अंदर से गुजारना है, और मैं चलना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि, और ज़िंदगी में कहीं भी आपको ये नहीं लिखा होता कि आपने किसी किताब में नहीं है कि आपने अगर आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की तो आप आर्किटेक्ट ही बन के मरेंगे। ये तो एक्सप्लोर करने का नाम है। आप कभी किसी से मिलके अपनी ज़ात को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कभी कुछ पढ़ के, कभी कुछ एक्सपीरियंस करके, कभी कुछ खो के, कभी कुछ पा के, और इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ना। आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहा हूँ? हाँ, किस चीज़ की तलाश है? क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे इमरान ढूंढ रहा है कुछ। मैं अजीब सी बात है। मुझे बहुत जल्दी इस वक्त को गुजारना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ जो कि हमेशा है, जो कि अबदी ज़िंदगी है। और मुझे अब ये जगह बस एक टनल लगती है जिसमें से मुझे जल्दी से अपने आप को गुजारना है। जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, क्यों? जिस तरह आप ट्रेन में से गुजर रहे होते हैं तो आप हाथ बढ़ा के बाहर किसी पौधे को भी आप यूँ करके छूते नहीं है कि आपका हाथ छिल जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता जल्दी से निकल जाऊँ यहाँ से। मुझे बड़ी बेमानी सी लगने लगी है काफ़ी अरसे से, ये दुनिया, ये लोग, कुछ लोगों के अलावा। मुझे लगता है कि मैंने अभी रिसेंट, जब से मेरी बहन की डेथ हुई है, थोड़ी देर 2 मिनट का देख लेंगे। मुझे लगा कि बड़ी अचानक लोग चले जाते हैं, तो मैं अब कुछ प्लान नहीं करता। मतलब प्लानिंग इटसेल्फ एक बड़ी
हमकाना सी चीज़ है। हज़रत अली का कौल है कि इंसान को ये अंदाज़ा हो जाए कि मौत आपकी तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में एम्बिशंस और प्लानिंग्स और इन सारी चीज़ों पे हंसी आनी शुरू हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ कि आज से 10 साल बाद क्या होगा। पर इतने रिसेंटली इतने प्यारे प्यारे लोग अचानक चले गए, किसी वक्त मैं भी चला जाऊँगा, तो मैं इतना आगे का क्या सोचूं। मैं बहुत छोटे से लेवल से लेके हर लेवल तक, जहाँ तक मेरी इस्तात होती है, मुझे दिल चाहता है मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊँ। चैरिटी, कुछ नहीं तो मैं इसको मुस्कुरा के देख लूँगा, या कुछ नहीं तो मैं चिड़िया को अपने घर के बाहर बाजरा डाल दूँगा, या एक चूंटी को अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो थोड़ी सी चीनी डाल। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप सर्विस करते रहे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, किसी के लिए भी। और ये चीज़ बहुत बाद में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। मुझे लगता है मैंने अपना बहुत सारा वक्त गंवा दिया, और अब जो ज़िंदगी बच गई है उसके अंदर आप कुछ जल्दी जल्दी कर जाएं और बेमानी रिश्तों में और बेवक़्त जज्बों में वक्त ज़ाया ना करें। इट्स टू लिमिटेड, वक्त बहुत कम है सबके पास, तो उसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा लें हम, बस ये है। Don't you ever want to be a dad? I'm dying to be a dad, and इंशाल्लाह ताला। तो फिर शादी कब करोगे? बस अभी कुछ दिनों में आपके अगले शो पे, जो अगले सीज़न में आऊँगा, तो शायद मेरे साथ एक छोटा बेबी भी अल्लाह मियाँ दे, ये भी तो अल्लाह की देन है। Seriously? तुम शादी करने लगे हो? जी बहुत जल्दी। You are in love? So what about falling in love? मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल हुई। मोहब्बत के बगैर तो आपके अंदर पेन ही नहीं आता, आप पॉलिश ही नहीं होते, आपके अंदर तो दर्द ही नहीं आता। जब तक दर्द नहीं आता आप अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं बन सकते, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो हाँ हुई। कितनी बार? एक बार। किस उम्र में? कॉलेज डेज में। सीरियसली? वो फराज साहब का शेर है ना कि वो मेरी पहली मोहब्बत, वो मेरी पहली शिकस्त, फिर तो पैमाने वफ़ा 100 मरतबा मैंने किया। वो जो उसके बाद आप 100 मरतबा पैमाने वफ़ा करते रहते हैं, लेकिन जो एक मेरा ख्याल है वो जो जब आप कच्चा सीमेंट होता है ना और उसके ऊपर आप एक कुछ लिख देते हैं, तो वो जो एनग्रेव चीज़ हो जाती है वो फिर नहीं जाती। जब फिर पक्का सीमेंट हो जाता है, जब कंक्रीट वॉल बन जाती है, बड़ी आर्किटेक्चरल बातें हो रही हैं, उसके ऊपर आप खुरच के कुछ भी कोशिश करें आप नहीं लिख पाते हैं। तो वो जो आपके कच्चे जहन के ऊपर जब एक दफ़ा वो खुरच जाता है ना, कुछ मिली नहीं, मिलना क्या होता है मिलना तो Do you still love her? I still love her। अच्छी? हाँ, मिलना मोहब्बत में कोई मानी नहीं रखता। मिलना ना मिलना क्या, मोहब्बत तो एक बड़ा कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें मिलन कोई तो दोबारा नहीं की फिर वहाँ पर? नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बिल्कुल महसूस नहीं हुई ज़रूरत। Seriously? I feel myself very complete now, with lots of things to cherish, with lots of memories to feel great about, and I'm very happy। मतलब मैं दुखी इंसान नहीं हूँ बिल्कुल भी। I'm a very माशाल्लाह एक contentment है मेरे अंदर। किस चीज़ से बहुत खुश होते हो? माँ के पास बैठने से, अपनों के पास बैठने से। मैं ज़्यादा गैजेट्स हैवी नहीं हूँ, मुझे हर वक्त ऐप्स, मुझे स्नैपचैट नहीं आती, सब कर रहे होते हैं, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीज़ों के अंदर। कुछ चीज़ें तो ज़रूरत हो गई आपकी, इंस्टाग्राम और ये वो सब कुछ, बट अगैन मुझे अभी भी आप हैरान रह जाएंगी कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं फिल्म्स नहीं देखता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है टीवी और फिल्म्स में। मैं सिर्फ काम करता हूँ और अपने ड्रामे भी नहीं देखता हूँ। हालांकि सारे मेरे जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग संजय लीला भंसाली या करण जौहर, या सबके साथ मैंने काम किया, या राजकुमार संतोषी, सब कुछ इनके बड़े खूबसूरत मास्टरपीसेस हैं, बट मैं नहीं देख पाता, और मेरा दिल ही नहीं चाहता चीज़ें देखने को। बहुत दफ़ा संजय सर ने मुझे कॉल किया, कहना कि अच्छा ये वाली देखो, मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, देखो। मैंने कहा अच्छा अब मैं देखूँगा, आपने इतना मुझे फोर्स किया। ड्रामे मुझसे बेहतर मुझे लगता है कि मैं नेशनल ज्योग्राफिक या BBC क्या एनिमल प्लानट या कुछ ऐसा देख लूँ जिसमें नेचर हो। झूठ नहीं देखा जाता। निकल जाते हो घर से, निकल जाते हो गाड़ी में बैठे और बहुत पता चला वहाँ किसी को नहीं पता होता, सब समझ रहे होते हैं कि भाई अब तो कोई 200 आपके 2 मिलियन फ़ैन इस पे हैं, तो फलाने पे इतने मिलियंस हैं, तो आप प्रॉब्ली बहुत लोगों के दरमियान से। मैं अभी भी अकेला सड़कों में फिर रहा होता हूँ। मुझे अभी मैं कराची से इस्लामाबाद बाई रोड आया, ढाबों पे बैठता हुआ, एक कुछ बड़ी सी चीज़ निकल आई है, वो डस्ट एलर्जी मास्क होता है, वो पहन के मैं अपनी चीज़ें खुद ख़रीदने चला जाता हूँ छोटी छोटी दुकानों के ऊपर।
मुझे बड़ा मज़ा आता है, वो लोग आंखों से पहचान लेते हैं, फिर मैं जल्दी से भाग के गाड़ी में बैठता हूँ। लेकिन ये कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा ख्वाब नहीं था। मैं जब बॉलीवुड में पहली फिल्म अपनी करने गया, जब मैं बिपाशा के साथ कर रहा था, तो उस वक्त एकदम मुझे जहन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अब शुरू हुआ है ना, ये आप बाहर निकले तो और आप ये तो कल्चर बहुत लेट आया है हमारे यहाँ, बॉलीवुड में बहुत पहले था। तो मुझे उस वक्त एहसास होना शुरू हुआ जब मैं होटल से निकला तो एकदम बहुत सारे लोगों का, मैंने कहा मैं क्या डील कर रहा हूँ अपने साथ, ये तो मैं चाहता ही नहीं हूँ जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ये अपने लिए गम खरीद रहा हूँ, ये मेरी खुशी नहीं है। ये सारे के सारे लोगों का मेरे ऊपर गिरना और पागलों की तरह तस्वीरें खींचना, सब कुछ मैं हूँ नहीं है। मैं तो एक्टिंग कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था वो मुझे प्यार डेफिनेटली जितना मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो कमाने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था कि मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाए, मैं बाहर निकलूँ तो चीखें लोगों की लग रही हों, सब कुछ ही तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे मिला। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी ईजी डील। आप बहुत पेन ख़रीद रहे होते हैं इसके अवज़, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितना दुख ले रहे हैं इस सारी डील में। सो आई फील माई सेल्फ मोर हैप्पी व्हेन आई एम बीइंग विद नॉर्मल पीपल। जब मैं अभी तक मैं अपने पुराने मोहल्ले में जाके, उस गली, उस बाज़ार में जाके, वो जो चने बेच रहा होता था उसके पास जाता हूँ तो उनकी डेथ हो गई, उनके बेटे, तो वो कभी तक अरे आप यहाँ आए, तो मैं कहता हूँ मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ आके, कि क्यों ना हूँ, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं आप लोग अपने आप से। मैं जब बाउंसर्स मुझे लोगों को हटा रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ इस तरह नहीं करें लोगों के साथ। कभी मैं भी रीमा के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़ा होता था, मैं कहता था कि यार कितनी अच्छी लग रही है सब कुछ। मैंने दोस्तों को बताता था कि मैंने रीमा को देखा या मैंने बाबरा शरीफ को देखा, नीली मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन वो फिर वही वक्त आया कि रीमा के साथ मैंने काम भी किया, रीमा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सब कुछ है, तो वो टाइम चेंजेस। बट मैं लोगों को कहता हूँ कि इनको दूर ना करें, ये तो बड़े, इस सारी चकाचौंध से दूर जा सकते हो? बिल्कुल जा सकता हूँ, वेरी हैप्पीली वॉक। वेरी क्या करोगे, वापस आर्किटेक्चर करोगे? आर्किटेक्चर कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, बड़े भूखा ना मरने के बड़े मेरे अंदर ख्वास हैं। हाँ ऑब्वियसली गाना गा सकता हूँ, पेंटिंग कर सकता हूँ, कहीं बैठ के गा बजा के कमा लूँगा। Don't you ever want to be a dad? I'm dying to be a dad, and इंशाल्लाह ताला। तो फिर शादी कब करोगे? बस अभी कुछ दिनों में आपके अगले शो पे, जो अगले सीजन में आऊँगा, तो शायद मेरे साथ एक छोटा बेबी भी अल्लाह मियाँ दे, ये भी तो अल्लाह की देन है। Seriously? तुम शादी करने लगे हो? जी बहुत जल्दी। You're in love? Yes. Okay, that's another story. कि वो मैं जो मैडली, वो जो आप मैंने कहा था कि वो लव तो आपको शुरू में, तो मैं आई वोंट लाई एंड आई वोंट लाई टू हर एज वेल, कि वो वाली मोहब्बत अब आपको जो टीन्स वाली नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अब आपको चीज़ों की रियलाइजेशन जब होती है तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें मोहब्बत से बढ़कर भी हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सो हाँ। Are you moody? Not anymore, but yes, I used to be very moody. अब मुझे लगता है कि मैं बड़ा ठहराव आ गया है मेरे अंदर। आपको खुद शायद मुझसे मिलके भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक जो पागल सा इमरान अब्बास था, जो स्कॉटलैंड में बड़े बड़े से स्वेटर्स पहन के और वो फिर रहा होता था, वो अब चीज़ खत्म हो गई। जो सोचता बाद में था और बोलता पहले था और बोल के पछताता बहुत था, और बाज़ दफ़ा बोलना चाहता भी वो नहीं था जो बोल देता था। लेकिन अब तो मैंने बोलना ही इसीलिए कम कर दिया कि मुझे पता है कि बाज़ दफ़ा आप बहुत गलत, आपके अल्फाज होते हैं वो बड़ी इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ नहीं है कोई, आपकी जो आपको चीर के आर पार निकल जाते हैं। रिग्रेट अब नहीं है मुझे उस वक्त बहुत रिग्रेट था जब मैंने आशिकी 2 फिल्म छोड़ी थी, जब मैंने रामलीला छोड़ी थी। मैंने कहा था यार ये फिल्में तो बाद में इतनी बड़ी हो गई और मैंने कौन सी फिल्म की जो कि इतनी हिट नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब से कुछ अरसे बाद आप यकीनन देखेंगे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं छोटे मोटे काम तो करता रहता हूँ कि मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी के लिए, मैं बच्चों की थर में पानी के लिए, ये सब कुछ मेरे अपने साथ साथ चल रहे हैं। बट आई एम डाइंग टू बिल्ड एन ओल्ड हाउस, ओल्ड होम, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए। जी जी। और मैं बहुत जल्दी, मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के ऊपर। बदनसीब होती है वो औलाद जो अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। बेसिकली माँ बाप बदनसीब नहीं होते, उन्होंने तो कुछ अर्सा गुजार के अपनी दुनिया से चले जाना होता है, लेकिन आप क्या जहन्नुम समेट रहे होते हैं अपने माँ बाप को, बुज़ुर्गों को छोड़ के। सो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ उन बुज़ुर्ग सिटीजन्स के लिए। तो क्या होगा, हॉस्पिस होगा या ओल्ड होम होगा? ओल्ड होम होगा जिसके अंदर आपको
फैसिलिटीज़ सारी की सारी आपकी जो बेसिक आपको सारी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, बट उनके अंदर एक उनके पास जाके बैठना, उनसे बातें करना। तो ये ख्याल कहाँ से आया? मैं अभी भी मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि मैं उनके पुराने दोस्तों के पास जाके, उनके घर में जो बीमार हैं, जो बेड रिडन है, मैं उनके पास जाके जितना मुझे वक्त मिलता है मैं जाके उनके पास बैठता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के साथ बैठना। आप दुनिया में, ज़िंदगी में आप किसी को सबसे कीमती चीज़ जो दे सकते हैं ना समीना, वो वक्त है। कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है दोबारा, वक्त आपको दोबारा नहीं मिलता। अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो आप समझें आप सबसे वैल्यूएबल अपना एसेट दे रहे हैं किसी को। आप इवन जो पैसा कमाते हैं वो भी आपके वक्त के अवज़। अशफाक अहमद साहब को मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आप जब रिटर्न आपको कुछ मिल रही होती है, वक्त के अवज़ मिल रही होती है बेसिकली। तो आप अपना वक्त अगर किसी को दें, अपने माँ बाप के साथ भी बैठें, तो प्लीज़ अनडिवाइडेड। ये आप साथ साथ एक नई टर्म आई है फबिंग, यानी आप फ़ोन साथ साथ आप कर रहे होते हैं, आप फ़ोन पे लगे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, आप साथ साथ ऐप्स भी खोली भी होती हैं। खुदा का वास्ता 10 मिनट 5 मिनट भी दें तो अनडिवाइडेड। तो ये किस तरह बदल गया इमरान अब्बास, फ्रॉम दैट गुड लुकिंग फ्लैम्बॉयंट क्रेजी यंग मैन दैट आई न्यू and the serious I lost so many friends in the middle, and fortunately I'm left with a very handful of them now and I'm very happy, क्योंकि आपको झूठे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। हम समझ रहे होते हैं कि जो चीक टू चीक हमें पपियाँ कर रहे होते हैं और प्यार कर रहे होते हैं, वो बेसिकली दोस्त नहीं होते। ये क्या था, ये धचका जो था, ये कब लगा था इतना बड़ा? ये तो मेरे ख्याल है सबको लगने चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका एक दोस्त ही होता है। इतना बदल दिया इमरान को। एक्सपोजर। मैंने आपको शायद याद होगा समीना, जब आप ही मेरे साथ एक सेट पे थी कोई लम्हा गुलाबो की, जो एक इंडिया से डायरेक्टर आए थे बॉबी, उन्होंने पहली दफ़ा फिल्म की आपको भी और मुझे भी साथ की थी। वो वक्त था जब पहली दफ़ा मुझे इंडिया से फिल्म की ऑफ़र हुई थी, और अब तक 20 और यू नेम इट, विच डायरेक्टर, संजय लीला भंसाली, राजकुमार संतोषी, करण जौहर, राजकुमार हिरानी, विशेष फिल्म्स, अभिषेक कपूर, ऑल बिग डायरेक्टर्स, सबके साथ या तो मैंने काम किया या इनकी तरफ से ऑफर्स आई। मैंने इंडिया में इतना काम किया, मैंने पाकिस्तान से बाहर। जब आप ट्रैवल करते हैं, लोगों को भांत भांत के लोगों से आप मिलते हैं, कोई इंडिया का एक्सपीरियंस मेरे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत बुरा भी नहीं रहा, लेकिन मैंने वहाँ भी बहुत से लोगों के चेहरे देखे, रियल फेसेस। पाकिस्तान में भी देखे, हर जगह देखे, और हर जगह एक तरह के ही लोग होते हैं मोर और लेस। तो मुझे पता चला कि हकीकत क्या है। आप जितना बाहर निकलते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, तब आपके ऊपर से लेयर्स उतरती हैं कायनात की, आपको फिर पता चलता है कि हकीकत में असल चेहरे क्या होते हैं। सो इट वाज अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। इट वाज टू मी, आई थिंक इट गिव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव। लेकिन बिटर तो नहीं हुए? नो 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 नो, आई एम नॉट एट ऑल अ बिटर पर्सन। मैं बहुत, मेरा ख्याल है कि मैं पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, और अब मैं पहले से ज़्यादा मुस्कुराने वाला इंसान हूँ। और मेरे अंदर अब बहुत मिठास आ गई है एक जज्बों के लिए, जो कि पहले नहीं थी। रियलिटी खूबसूरत है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत। ज़िंदगी को आप बुरा ना समझें, ये तो बड़ी अच्छी जगह है बेसिकली दुनिया के। मैं ये कहता हूँ कि टेम्परेरी जल्दी से गुजर जाए, बट यही तो आप बीज बो रहे हैं जो आपको आगे जाके आपको बहुत खूबसूरत दरख्त मिलेगा। तो आप इसको बुरा ना समझें, बट येस, इट्स वेरी टेम्परेरी। तो इसलिए इससे मोहब्बत इतनी ना करें, क्योंकि आपको छोड़ना है ये बहुत जल्दी। किराए के घर में आप कील भी ठोकते हैं तो बहुत एहतियात से, कि आपका अपना घर नहीं होता। तो यहाँ इतनी परमानेंट रहने के ख्याल से ना रिश्ते बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बिटर फैक्ट्स में एक ये बिटर फैक्ट है जो हम नहीं मानते, कि आपके हर प्यारे ने आपको छोड़ के जाना है, और आपने भी एक दिन छोड़ के जाना है। और ये बात हम हमेशा भूल जाते हैं, शायद क्लीशे लगती है या कुछ, कि वक्त बहुत कम है और टाइम इतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। No matter, but life always comes up with some very unseen surprises, जिसका आपको तैयारी नहीं होती। डर लगता है अननोन से? अननोन से नहीं, डिपेंडेंस से डर लगता है। इमोशनल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ, रिश्तों में इतना ना हो जाए कि मैं किसी रिश्ते का मोहताज हो जाऊं, कि उसके बगैर ना जी सकूं। फाइनेंशियली ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी के ऊपर मोहताज। मुझे डिपेंडेंस से डर लगता है। कोई रिग्रेट? अपेरेंटली
रिग्रेट अब नहीं है मुझे उस वक्त बहुत रिग्रेट था जब मैंने आशिकी 2 फिल्म छोड़ी थी, जब मैंने रामलीला छोड़ी थी। मैंने कहा था यार ये फिल्में तो बाद में इतनी बड़ी हो गई और मैंने कौन सी फिल्म की जो कि इतनी हिट नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था समीना। हम जिस पर्सपेक्टिव में दुनिया को देख रहे होते हैं ना, कायनात को देख रहे होते हैं, वो बहुत सतही मानी होते हैं उसके। हम समझ रहे होते हैं कि ये कामयाबी है, ये फेलियर है, ये अपना है, ये पराया है, ये दुख है, ये गम है, लेकिन ऊपर वाले ने आपको किस तरह उन चीज़ों में से गुजार के आपके लिए कुछ और रखा होता है, कुछ और आपको देना होता है, या किसी और तरह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई मजबूती देनी होती है, या आप किसी और इम्तिहान से गुजारना होता है। वो कामयाबी के मानी बिल्कुल ये नहीं है जो हम समझ रहे होते हैं, ये कुछ और चीज़ है। इसलिए मुझे अपेरेंटली जब मैंने वो फिल्म छोड़ी थी और 1-1.5 साल बाद में बड़ा डिप्रेशन में गया था, मैंने कहा मैंने करियर का क्या बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, वो फिल्म तो 100 करोड़ कर गई और मैंने अपने मुंह से मना कर दिया आशिकी 2। और मैंने बट लेटर आई केम टू नो कि नहीं भाई, ये तो मैं किन सरफेसेस पे रह के अपने आप को देख रहा था और चीज़ों को के मानी देख रहा था। बड़ी इसलिए मुझे रिग्रेट अब कोई नहीं है, और यही कामयाबी है। सक्सेस आपकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप मुड़ के देखें और आपके पास ज़िंदगी में कोई पछतावा ना हो। एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज सक्सेस। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी से बड़ा सरप्राइज कुछ नहीं है। ज़िंदगी इज द अदर नेम ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज एवर। ज़िंदगी हर मोमेंट पे आपको एक नई तरह से जॉ ड्रॉप करने के लिए तैयार रहने वाली एक चीज़ है। और सक्सेस? Success, as I said, it's a constant state of happiness. And when you look back, you shouldn't have any regrets in life. That is, I think, the success. अब आप अपने पछतावों को भी रीस्टीयर करके, रीडायरेक्ट करके लर्निंग लेसन में तब्दील कर लें। और फेलियर? फेलियर इज व्हेन यू गिव अप। व्हेन यू गिव अप, फेलियर जब आप हिम्मत हार जाएं, वो नाकामी है। वरना फेलियर कोई चीज़ ही नहीं है। फेलियर सेल्फ कुछ चीज़ नहीं है। आपका अपने आप को जवाब दे देना। You're not scared of dying? No. Like in this interview, मैंने तुमसे एक नई चीज़ सीखी है। नहीं, मौत तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मौत क्यों? तो उसको मिलाप देखते हो कि आप? मुझे लगता है कि मैं अल्टीमेट, हाँ, मैं डिविनिटी से जाके मिल जाऊंगा। मुझे फिर ख़त्म होने का, दुनिया में हम आपको हमेशा हर चीज़ से डर लगा रहता है। आप रिश्ते बनाते से डरते हैं कि आपसे छूट जाना है, आप कोई चीज़ पाने से डरते हैं। मुझे कभी भी अपनी शोहरत और अपनी खूबसूरती या कुछ ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे मुझे कभी मैं ना गुरूर करता हूँ ना कुछ। दिलीप कुमार साहब ने कहा क्या कि मैं सोचता हूँ कि ये बच्चा, मेरी माँ को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया जो इतना खूबसूरत लड़का आपने, दिलीप कुमार साहब के मुँह से। मुज़फ़्फ़र अली साहब जो कि जिनकी मैंने फ़िल्म की थी, उन्होंने कहा कि उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पाकिस्तान और इंडिया में इमरान जैसा खूबसूरत कोई लड़का नहीं है। और इसकी एक्टिंग में वो बात है जो मुझे फारूक शेख, मतलब ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते थे, लेकिन मुझे मैं एक लम्हे के लिए भी इसको मैं वो नहीं कभी डर नहीं लगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये कि ख़त्म हो जाना है। हाँ। तो इससे क्या दिल लगाना। मैंने बड़े मैं पुराने मैगजीन्स में रखता हूँ अपने घर में, और मैं जब उसमें देखता हूँ कि किसी अदाकारा का बयान कि आने वाला कल मेरा है, और वो अब वो है ही नहीं, वो हिस्ट्री में चली गई, तो वो आने वाला कल भी आके गुजरा हुआ कल बन गया। तो सक्सेस, खुशी, पैसा, मोहब्बत, हर चीज़ जब ख़त्म हो जानी है तो उससे क्या मोहब्बत करनी। मोहब्बत तो आप उससे करें ना जो आपके पास हमेशा रहे, जिससे आपको खोने का डर ना हो ना। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो ये डर जो लगा रहता है ना मोहब्बत में, वो क्या शेर है, शेर पे शेर आ रहा है, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा कि जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए। अबेदुल्ला अलीम साहब का शायद, हाँ, कि हर वक्त आपको मोहब्बतों में धड़का ही लगा रहता है कि कब रास्ता बदल जाए कोई। किसी भी चीज़ को पाने से आपको, ये दुनिया में तो डर ही डर है, खौफ ही खौफ है। तो आप उस डिविनिटी के साथ और उससे क्यों ना मोहब्बत करें जिसमें आपको कोई डर ना हो और खौफ ना हो। सो मैं तो मुझे मौत से मैं कब्रिस्तान जाके मुझे इतना सुकून मिलता है। लोग पहले मुझे बड़ा डर लगता था कि कब्रिस्तान से ना गुजरो, मुर्दे, ये वो सब। मैं कब्रिस्तान में मुझे इतना सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि रूमी का वो कॉल के आप कभी कब्रिस्तान में जाएं और उन बोलने वालों की खामोशी को सुने, कैसे बोलने वाले खूबसूरत लोग, बड़े बड़े जाहो हशम वाले, सब खामोश, बस 1-2 गज़ की कब्र में लेटे हैं
और बस यही है अल्टीमेट, आपका दुनिया से चले जाना, मट्टी मट्टी। लोग, आप माँ बाप, बेटे, जवान औलाद का गम भूल जाते हैं। एक हफ्ते में आप सालगिरह मना रहे होते हैं अपने बड़े प्यारों के जाने के बाद, सब चलता रहता है। तो ये दुनिया बस ऐसे ही है, इससे इतना दिल नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुझे अब कुछ बहुत ज़्यादा किसी भी कामयाबी की ना खुशी होती है, ना किसी चीज़ से खोने का कोई गम होता है, इसलिए कि मुझे पता है कि इवेंचुअली तो सब कुछ खोना ही है। हाँ, अब मैं थैंक यू सो मच।